Hello everyone, welcome to my channel PCS क्रांति। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। भारतीय राज्य व्यवस्था की आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हमने देखा था 1853 का चार्टर अधिनियम, जिसमें हमने देखा था भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विस्तारित किया गया था, लेकिन निश्चित समय के लिए विस्तारित नहीं किया गया था। जिसका अर्थ है संसद कभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती है। दूसरा हमने देखा था इसमें गवर्नर के परिषद में 6 नए मेंबर जोड़े जाते हैं जिन्हें विधान परिषद बोला जाता है, और इनका काम होता है रूल रेगुलेशन को बनाना। आज की क्लास में हम देखेंगे 1857 की क्रांति के बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम, जिसमें हम देखते हैं जो क्राउन के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता था, जो कि इंडिया में शासन को नियंत्रित करते थे। ये अपनी फाइल्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देते थे और इनके अप्रूवल के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इंडिया में शासन कर रहे थे। लेकिन 1858 के एक्ट के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया जाता है और यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का सृजन किया था, जिसमें 15 मेंबर थे जो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिनको अब हम वाइसराय बोलेंगे, उनके थ्रू शासन करेंगे। भारतीय सचिव की सहायता के लिए ये 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया था, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी थी, और परिषद का अध्यक्ष भारतीय सचिव को बनाया गया था। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और यह ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी था। हम देखते हैं – 1858 का भारत सरकार अधिनियम, जिसमें भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वाइसराय कर दिया गया। भारत के पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग बने। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर दिया गया। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसके सहायता के लिए 15 मेंबर थे, और भारत का जो राज्य सचिव था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी था। उसके बाद हम देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। हम देखते हैं क्राउन के शासन में 3 भारतीय परिषद अधिनियम आते हैं। एक 1861 का भारत परिषद अधिनियम, दूसरा 1892 का परिषद अधिनियम, तीसरा 1909 का। परिषद अधिनियम नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो भी चेंजेस हुए होंगे वो भारतीय परिषद में हुए होंगे। हम देखते हैं कौन कौन से चेंजेस हुए हैं भारतीय परिषद में। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। हम देखते हैं यहाँ पर एक गवर्नर जनरल है, जिसके पास यहाँ पर 4 मेंबर थे, और यहाँ पर जो 6 मेंबर थे उन्हें अब बढ़ाकर 6 से 12 कर दिया गया है। और यहाँ पे जो भी मेंबर हैं अब इनको पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया जाता है। मतलब इसका अर्थ है कि इनके जो काम होंगे
और ये किस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, इनको अलॉट कर दिया गया जाता है, जिससे ये स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर पाएँ। और ये जो 6 से 12 मेंबर हैं, इनमें 50% ऑफिशियल मेंबर होंगे, जो बंगाल जो मद्रास और बम्बई के द्वारा भेजे जाएंगे, और 50% जो है वो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, जिनका इलेक्शन गवर्नर जनरल करेगा। जिनको इलेक्शन नहीं, यहाँ पे नॉमिनेशन होगा, जो गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। और हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, जो 1833 के अधिनियम द्वारा बम्बई और मद्रास के गवर्नर से उनकी विधायी शक्तियाँ छीन ली गई थी। डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा इनकी विधायी शक्तियों को पुनः दे दिया जाता है। इसमें हम देखते हैं, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, और बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी, जिसमें हम देखें कि सभी मेंबर्स को उनके डिपार्टमेंट अलॉट कर दिए जाएंगे, जिससे वो स्ट्रक्चर वे में काम कर सकें। वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया, जिसकी समय सीमा 6 महीने थी। तो आज प्रेजेंट में भी हम देखते हैं, हमारे राष्ट्रपति के पास आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जो 6 महीने, जिसकी टाइमलाइन 6 महीने की होती है। उसके बाद पार्लियामेंट अगर उसको पारित कर देता है तो फिर वो आगे एक्ट बन जाता है, नहीं तो वो खत्म हो जाता है। तो वायसराय को भी उस समय आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। उसके बाद हम देखते हैं 1892 का परिषद अधिनियम। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हम देखते हैं, ये वायसराय है, यहाँ पर अभी तक 6 मेंबर हो चुके हैं, और अब यहाँ पे जो 10 से 12 मेंबर थे, 6 से 12 मेंबर थे, उनको बढ़ाकर 10 से 16 कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे 2/5 मेंबर नॉमिनेटेड रहेंगे, जो कि पहले 50-50 था, अब इनका परसेंटेज घटाकर 40% कर दिया गया है। मतलब 40% नॉन ऑफिशियल रहेंगे और 60% मेंबर ऑफिशियल रहेंगे। हम देखते हैं, ये हमारे वायसराय हैं, इसमें यहाँ पर हैं 6 मेंबर और यहाँ पर हैं 10 से 16 मेंबर। 2/5 मेंबर नॉन ऑफिशियल, और इसमें भी कुछ लोग इलेक्टेड होंगे और कुछ लोग नॉमिनेटेड होंगे। जो लोग इलेक्टेड होंगे उनको किसके द्वारा इलेक्शन किया जाएगा, तो कुछ लोग तो यूनिवर्सिटीज रहेंगी, कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और कुछ लोग म्यूनसिपालिटीज, और जमींदार, ट्रेड काउंसिल जिसमें बिजनेसमैन भी रहेंगे, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इनके द्वारा कुछ नाम रिकमेंड किए जाएंगे, जिनको वायसराय चाहे तो रख सकता है, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, ये भी एडवाइजरी ही है। ये रिकमेंडेशन के थ्रू ये 2/5 नॉन ऑफिशियल, लेट्स से कि हम मानते हैं यहाँ पे 10 मेंबर हैं, जिनमें 4 मेंबर हो जाएंगे नॉन ऑफिशियल, 4 में से 2 मेंबर हो जाएंगे इलेक्टेड और 2 मेंबर हो जाएंगे नॉमिनेटेड जो होंगे वो वायसराय सीधे उन लोगों को नॉमिनेट करेगा जो उनके लिए लॉयल होंगे, जिसमें जमींदार भी हो सकते हैं। और इलेक्टेड मेंबर में यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपालिटी, जमींदार के द्वारा जो नाम रिकमेंड किए जाएंगे वो वायसराय, उनमें से वायसराय इलेक्ट करेंगे। और ये जो इलेक्टेड मेंबर हैं, अगर हम इनके पावर्स की बात करें तो इनके पास हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बजट को ये देख सकते हैं। दूसरा, ये जो
है, इसे रेजुलेशन भी पास कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन 6 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम देखते हैं, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, जो यहाँ पे 6 से 12 थे, वो बढ़कर 10 से 16 हो गए हैं। विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी अधिकृत किया गया। उसके बाद आता है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा के आकारों में काफी वृद्धि की, और यहाँ पर हम देखेंगे प्रांतीय विधानसभा में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी भी हमें देखने को मिलती है। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की अनुमति थी। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो गवर्नर वाइसराय की काउंसिल है, वहां पर तो नॉन ऑफिशियल मेंबर मेजोरिटी नहीं होगी, लेकिन जो प्रांतों में काउंसिल थी वहां पे नॉन ऑफिशियल मेंबर को बढ़ा दिया गया है। और विधान परिषद के जो कार्य थे उनमें भी इजाफा हुआ, जैसे अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, बजट पर संकल्प भी पेश कर सकते हैं। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्रनाथ सिन्हा, जिनको लॉ मेंबर बनाया गया भारत वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, क्योंकि हम देखते हैं 1906 में हमारी मुस्लिम लीग का गठन हो गया है, और 1909 में मुस्लिम लोगों को पृथक निर्वाचन मंडल भी मिलता है। पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं विश्वविद्यालय, जमींदार, इनके लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम एवं 1945, जिसके बाद हमें स्वतंत्रता मिल जाती है। और आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करें। पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।